वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 का नाम है आपके शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान को खेल खेल में इसका खात्मा करना है, रटना नहीं बिल्कुल है। इसको केवल क्या करना है, केवल समझना है। आज हम पढ़ेंगे सीखने के नियम भैया। तो सीखने के नियम में ये पढ़ेंगे तो सीखने की ही तरह पढ़ेंगे हम इसको। मतलब सीखने के नियम को ही हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से अधिगम कहते हैं आप। और हिंदी में जब अधिगम वगैरह लिखा मिलता है तो आप चौंक जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब जो होता है लर्निंग। तो अधिगम मीन्स लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या? अधिगम। ओके, समझ में आई बात। चलिए, लर्निंग का मतलब सीखना। क्या सीखना? तमाम प्रकार की चीज़ें आप सीखते हैं। आप छोटे होते हैं, छोटे में आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि जो जन्मजात मनुष्य होता है, छोटा प्राणी होता है, वह मात्र एक पशु होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसका समाजीकरण होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के तदुपरांत वह क्या बनता है, एक जो है सामाजिक प्राणी बनता है। अर्थात पहले जो मनुष्य होता है वह एक जैविकीय प्राणी मात्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद में समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत उसका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। उसके तदुपरांत वह व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो उसी प्राणी बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी में केवल एक उसकी कड़ी क्या होती है, अधिगम यानी सीखना। सीखने की प्रक्रिया, अगर बच्चा सीखने की प्रक्रिया को नहीं जानेगा तो उस बच्चे का समाजीकरण दैट इज इम्पॉसिबल, अर्थात नहीं होगा। समझ में आई बात। चलिए शुरू करते हैं अधिगम के बारे में। जान ले शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक है। इससे पहले हमने 9 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, मतलब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो उन सभी 9 चैप्टर्स को देख लेंगे तो यह चीज़ ज़्यादा विस्तार समझ में आएगी, क्योंकि हमने उसमें आपको बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद में इन सभी अवस्थाओं के बारे में बता दिया। मतलब पहले शैशवावस्था, उसके बाद में आपकी जो है किशोरावस्था, उसके बाद में आपकी जो है मतलब पहले शैशवा, फिर बाल्या, फिर किशोरा, उसके बाद में फिर प्रौढ़ावस्था। ये 4 अवस्थाओं में बच्चे के 3 प्रकार के विकास होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो इन सभी को हमने विस्तार समझ लिया, चर्चा कर लिया। बुद्धि लब्धि हमने यानी IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट जिसको कहते हैं, उसको समझ लिया। उसके बाद में हमने आपको इससे पहले वाला वीडियो, जो 9 नंबर वाला वीडियो हमने आपको बताया था, उसमें हमने बताया था व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। उसमें भी हमने व्यक्तिगत भिन्नता को समझ लिया। तो ये सारे के सारे लेक्चर जो होते कहीं ना कहीं पे एक बेस का कार्य करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो पहले ही बात आपके क्या करनी पड़ेगी, जो प्रीवियस ईयर जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो इसके उस मतलब प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, ईयर नहीं, वो तो पेपर हो जाएंगे, तो उसको आप देख लेंगे। ओके, इतनी बात ध्यान रखेंगे। आज चलिए शुरू करते हैं। अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषा आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अधिगम से क्या तात्पर्य होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, उसको समझेंगे। साथ ही साथ गेट्स, वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो, मार्गन और गैलीलैंड के अनुसार, मतलब गिलीलैंड के अनुसार, इन सभी विद्वानों के अनुसार हम सीखने की परिभाषा अर्थात अधिगम की परिभाषा को समझेंगे। अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग को हम समझेंगे, अर्थात मीनिंग एंड डेफिनेशन समझेंगे किसकी, लर्निंग की। उसके बाद में हम उसके नियम समझेंगे, लॉ ऑफ लर्निंग। और लॉज ऑफ द लर्निंग में आपके एक तो होता है सीखने के मुख्य नियम और एक गौण नियम, मतलब कुछ कम मात्रा में। गौण मतलब होता है जैसे एक होता है हीरो अभिनेता, एक होता है कि साइड हीरो। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो मतलब सह अभिनेता, तो एक अभिनेता एक सह अभिनेता। तो उसी प्रकार से सीखने का एक मुख्य नियम होता है, एक गौण नियम होता है। तो गौण वाला तो जैसे होता है वह एक प्रकार से साइड हीरो का काम करता है, तो उसको भी देखेंगे। तो सीखने के नियम, मुख्य नियम में आप देखेंगे अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सारे नियम देखेंगे। ओके, इसी हिसाब से सीखने के गौण के नियम में हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसात या सादृश्यकरण का नियम, उसके बाद में सहचर्य का नियम, और उसके बाद में हम देखेंगे सीखने के नियम के अंतर्गत कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से हम सीखते हैं, अर्थात शिक्षा की क्या भूमिका होती है आपके सीखने में। इन सभी, चूंकि आप शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे इसकी भूमिका प्रबल मात्रा में होनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जो है परीक्षा की दृष्टि से, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं भैया। थोड़ा इसको बड़ा कर लें ताकि आपको फुल स्क्रीन पे यहाँ पर जो है क्या हो, द्रष्टव्य हो जाए, मतलब दिखाई पड़े। चलिए सीखने की परिभाषा समझते हैं। सीखने की परिभाषा देख लेते हैं, यानी डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, या फिर अधिगम एक ही है। ओके, सीखने के स्वरूप का मतलब सीखने के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पहले हम विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनको हम समझेंगे। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक शब्द हमने इसलिए यहाँ पर यूज करा क्योंकि मनोवैज्ञानिक का मतलब, चूंकि आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे जो शिक्षा शास्त्री होता है वह मनोविज्ञान शास्त्री भी होता है, और जो मनोविज्ञान शास्त्री होता है कहीं ना कहीं पे उसमें विचारों की प्रधानता होती है। विचारों की प्रधानता के उपरांत वह क्या होता है, पढ़ने के लिए उत्सुक होता है,
और जिस व्यक्ति को पढ़ने से या फिर शिक्षा से लगाव हो जाता है उसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, दार्शनिक, अर्थात विचार जिसके मन में उठने लगते हैं शिक्षा को पढ़ने के बाद में। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में तर्क शक्ति आपके अंदर आ जाए तो आप क्या हैं, एक प्रकार से दार्शनिक हैं। ओके, ध्यान रखें, आप किसी को देख करके उसके जो है बॉडी लैंग्वेज या फिर उसके शरीर के सारी पुर्जों को जान जाएं तो आप क्या हैं, आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसको देख रहे हैं। उसके बाद में जानने के बाद में उन विचारों का प्रयोग हम करने लगे, विचार आप दें तो वह विचार क्या हो जाएंगे, वो दर्शन हो जाएगा। और उन्हीं तमाम सारे विचार अगर दे दें किसी व्यक्ति पर तो वो सारे विचार मिल करके क्या बन जाएंगे, शिक्षा बन जाएगी। तो शिक्षा शास्त्र वो हो जाएगा। इसी प्रकार से दर्शन और शिक्षा और मनोविज्ञान ये तीनों कहीं ना कहीं पे अब एक सिक्के के दो ही पहलू होते। तो जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो एक सिक्के के दो पहलू शिक्षा और दर्शन होते हैं। जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो एक ही सिक्के के दो पहलू मतलब शिक्षा और उसके बाद में मनोविज्ञान होता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर वैज्ञानिक शब्द और विद्वान शब्द दोनों प्रयोग किया जाना उचित है और तर्कसंगत भी। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। गेट्स महोदय क्या कहते हैं भैया, गेट्स और अन्य। अब अन्य का मतलब यहाँ पर उनकी एक टीम रही तो उस टीम के माध्यम से गेट्स महोदय ने परिभाषा दी और उस पर सभी का सर्वसम्मति से जो है मामला सब क्लियर हो गया। मतलब जैसे वोटिंग वगैरह होती है ना, उसी प्रकार से सारी लोगों ने उस पर कहा कि हाँ यही परिभाषा अधिगम की उचित है। तो उसको परिभाषा देते हुए विद्वानों ने कहा, क्या कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिमार्जन ही क्या होता है, सीखना होता है। अनुभव क्या होता है और प्रशिक्षण क्या होता है। अनुभव आपके क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो है फीलिंग्स। अब फीलिंग्स का मतलब यहाँ पर वो फीलिंग नहीं है कि जो आप लव में करते हैं, हेट में करते हैं या फिर अन्य इसी प्रकार से भावात्मक चीज़ों में करते हैं। यहाँ पर अनुभव का मतलब यह है कि आप जैसे मान लेते हैं दूध पी रहे हैं। अब दूध पी रहे हैं, अब पता चला कि अब मम्मी ने आपको जो है एकदम से गर्मा करके तुरंत दूध उतारा और आपको तुरंत दे दिया। अब आप उस दूध को पी रहे हैं, तुरंत पिए और तुरंत क्या हुआ, आपकी जीभ जो है जल गई। जलने के उपरांत तब होगा क्या, आपने सीखा कि अगर हम जलता हुआ दूध, मान लेते हैं आपको नहीं पता कि दूध की गर्म करके मम्मी ने दिया है, या फिर कभी भी आप जो है दोबारा जब गर्म करने मतलब दूध आएगा आपके सामने तो आप क्या करेंगे, उसको फूंक फूंक कर पिएंगे। इसी प्रकार से कहावत अपने हिंदी समाज में या फिर अपने भारतीय समाज में प्रचलित है कि दूध का जला छाछ का मतलब छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। छाछ मतलब होता है मट्ठा, समझ में आई बात। अर्थात आप मट्ठे को जब पिएंगे तो इसी प्रकार से पिएंगे। तो ये होता है आपका अनुभव। तो अनुभव के द्वारा उस व्यक्ति ने सीखा कि दूध जो होता है वह गर्म होता है, इसलिए इसको हम पीना चाहिए। तो इसको पहले क्या करें, हम फूंक मतलब कि एक प्रकार से उसको ठंडा कर लें, उसके बाद में पिएं। प्रशिक्षण क्या होता है, आपके टीचर के द्वारा, आपके मैडम जी के द्वारा, या फिर आपके किसी भी जो है परिवार के सदस्यों के द्वारा, या फिर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, या फिर इसी प्रकार तमाम सारे लोग हैं उनके द्वारा अगर आपको कोई चीज़ बताई जाती है उसके तदुपरांत आप उसको सीखते हैं तो वह होता है मतलब क्या, प्रशिक्षण होता है आपका। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप मतलब इसके बाद में व्यवहार का मतलब क्या होता है, आपका व्यवहार जो है, यानी कि आपका जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, आप दिन में क्या करते हैं, उठते हैं, कैसे चलते हैं, क्या होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब आपका व्यवहार हो गया। अब इसी में परिमार्जन के द्वारा ही मतलब परिमार्जन ही हो जाए तो उसी को हम सीखना कहते हैं, यानी अर्थात अधिगम। परिमार्जन का मतलब होता है कि ऐसे आपने मतलब कि आपने दोबारा जो है दूध पीना चाहा तो क्या हुआ, आपको पता चलेगा, पहले उसको क्या करेंगे, फूंक फूंक कर पिएंगे, मतलब ठंडा कर लेंगे तब पिएंगे। तो ये क्या हो गया, आपके पहले आपने ऐसा नहीं किया था लेकिन बाद में आपने ऐसा करने लगे तो एक प्रकार से क्या हुआ, आपके व्यवहारों में क्या हुआ, परिवर्तन हो। जैसे रोड की रिपेयरिंग होती है, मरम्मत होती है, या फिर किसी चीज़ में अपडेट्स वगैरह आते हैं, ठीक उसी प्रकार से मतलब पहले की तुलना में किसी चीज़ का अच्छा हो जाना वही क्या कहलाता है, वही आपका अधिगम कहलाता है, वही आपका सीखना कहलाता है। तो पहले कुछ उसको नहीं पता था, बाद में वो चीज़ें पता हुई, उसके बाद में उसके व्यवहारों में परिवर्तन हुआ और वही परिवर्तन कहीं ना कहीं पे सीखने को बढ़ावा देता है और यह प्रक्रिया सीखना कहलाती है। समझ में आई बात। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा समझो भैया, अगला मुद्दा है आपका वुडवर्थ। आगे विद्वान है आपके कौन, वुडवर्थ महोदय। अब वुडवर्थ क्या कहते हैं, तुरंत देखे कि गेट्स महोदय और उनकी टीम फेमस हो रही। वुडवर्थ कहे अच्छा तुम जा रहे हो आगे, हम और रुको, हम आ रहे हैं। तो वुडवर्थ महोदय चले तुरंत। क्या कहे वुडवर्थ महोदय, कहे कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को, क्या, नवीन ज्ञान, नवीन मतलब नया ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया मतलब कि नई कुछ क्रियाएं हो, प्रतिक्रियाएं हो, कुछ भी हो, तो नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को मतलब ही हम क्या कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया, अर्थात क्या कहते हैं उसको, हम लर्निंग कहते हैं या फिर अधिगम कहते हैं। अर्थात जब कोई नवीन ज्ञान आपको मिल जाए या नवीन प्रक्रिया आपको जो मिल जाए, जैसे मान लेते हैं आप छोटे थे तो वह कार्य नहीं कर पाते थे, लेकिन बड़े हुए तो आप वही कार्य करने लगे।
मान लेते हैं आप जो छोटे थे तो कबड्डी सही से नहीं खेल पाते थे, बाद में क्या थोड़े बड़े हुए और थोड़े आपके शरीर में बल भी आया तो आप कबड्डी खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या हुआ, एक प्रकार से नई सीख मिली, नया ज्ञान मिला आपको। इसी प्रकार से तमाम ये नई प्रक्रिया हो गई। नया ज्ञान इसी प्रकार से आपको मिल सकता है। पहले बचपन में आपने कुछ और पढ़ा होगा, आप बाद में से कि आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के नियम कुछ और होते हैं, लेकिन जब आप वही कंपटीशन लेवल पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के नियम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। इसी प्रकार से बचपन में आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन जब आप जो है उससे बीए कर रहे होते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा, जियाड़ आकार है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे नवीन ज्ञान होता आता है हमारे अंदर। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारा विकास होता है तमाम प्रकार का, संवेगात्मक, व्यक्तिगत मतलब संवेगात्मक होता है, और उसके अंदर सामाजिक होता है। ये सारे जब ज्ञान मतलब इस सभी प्रकार से जब विकास होता है हमारे शरीर का, तो तमाम प्रकार के क्या होते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है। और इसी ज्ञान की वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, या कहते हैं कौन, वुडवर्थ महोदय। अब चलो वुडवर्थ ने कह दिया, आप तुरंत वुडवर्थ की बातों को सुन ही रहे थे स्किनर महोदय। अब भैया कोनो अगर शिक्षा साथ पढ़ रहे हो तो स्किनर महोदय कैसे छोड़ दोगे। स्किनर महोदय तुरंत आया, कहे अच्छा वुडवर्थ, और किसने, वुडवर्थ से कहा कि तुमने बोल दिया, गेट्स से कहा तुमने बोल दिया, मेरी भी सुन लो कुछ। कहा हाँ भैया तुम भी बता दो, कहे से अगर नहीं बताओगे तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो स्किनर महोदय ने कहा हाँ भैया हम भी बोलेंगे। तो स्किनर ने कहा तुम लोगों ने बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी और बच्चे परेशान होते हैं, हम छोटी परिभाषा देंगे। कहा कैसी परिभाषा, कहा सुनो। स्किनर कहते हैं भैया कि सीखना जो होता है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो दिया इनका जो है छोटा था, जैसे ये बिहारी की तरह थे एकदम स्किनर महोदय, कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अब आधा ज़्यादा तो आपके ऊपर से उड़ रहा होगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीखना जो होता है व्यवहार में, सीखना समझ गए, अधिगम, व्यवहार मतलब आपका व्यवहार जो हमने आपको बता ही दिया पहले क्या होता है। उत्तरोत्तर मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन या फिर एक के बाद दूसरा, मतलब एक प्रकार से आपके बढ़ते हुए क्रम को यह इंगित कर रहा है। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब बाद में, ठीक। तो यही होता है आपका उत्तरोत्तर। अनुकूलन मतलब होता है जिस प्रकार से पहले आप कुछ अलग तरीके से परिस्थिति के अनुकूल थे, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, उसी के हिसाब से आपने भी अपने आप को परिवर्तन किया। कुछ पहले नियमावलियाँ थी, उन नियमों का आप पालन कर रहे थे, मान लेते नियमावलियों में परिवर्तन हो गया, अब आपने भी उसी नियमावलियों के अनुसार परिवर्तन कर लिया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया आपको जो है सीखना कहलाती है। जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा होता है, जब उसको हम छोटा से अनार बड़ा से आम सिखाते हैं तो उसको चित्रात्मक शैली का प्रयोग करके हम सिखाते हैं। चित्रात्मक शैली मतलब समझ रहे हैं, आम बढ़िया पका पका लगा होता है, मतलब वही किताब में छपा देते हैं। अनार ऐसे कि दाने लाल लाल उसमें निकल रहा था कि मन लगता है एकदम से अभी पी लेंगे उसमें किताब खोल के। तो बच्चों को चीज़ पसंद आती है, तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं, तो व्यवस्था लाई गई है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, पहले वैसा आप पढ़ते थे, धीरे धीरे आप बड़े हुए, बड़े होने के बाद में फिर आपने क्या किया, अब चित्रदार जो है शैली में प्रयोग करना बंद हुआ। 6-7 में जब आप कहानी वगैरह पढ़ते तो चित्र बना होता था, लेकिन धीरे धीरे माँ, आपने पढ़ा होगा माँ का है एक कहानी, राजा था या रानी, बड़े सवेरे उपवन में तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभ मनमानी, जहाँ सुरभ मनमानी, माँ का है एक कहानी। तो उन सब में आपने देखा होगा कि जो है एक प्रकार से चित्रात्मक शैली थी, और धीरे धीरे चित्रात्मक शैली का लोप होता गया। नई नई प्रकार की चीज़ों को आपने पढ़ना शुरू किया। पहले आप किताबों से पढ़ते थे, पहले आप दिया जला के पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे लाइट का विकास हुआ, आप उससे पढ़ने लगे। एक प्रकार से आप सीख ही रहे। पहले मान लेते हैं किताब से पढ़ते थे, अब टेक्निकल चीज़ें आ गई, मतलब मोबाइल आ गया, मोबाइल से पढ़ना आपने जाना। यूट्यूब पहले नहीं था, आप फ़ोन चलाना नहीं जानते थे, व्हाट्सअप चलाना नहीं जानते थे, बाद में आप दिन प्रतिदिन व्हाट्सअप में वृद्धि होती गई, उसको चलाना सीखते गए। तो प्रकार से ये सीख तो ही रहे हैं। तो यही होता है स्किनर महोदय के अनुसार, क्या यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, स्किनर महोदय के अनुसार सीखना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में ना आया तो भी डिसलाइक मार के तुरंत निकल जाओ भैया यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, मैं कन्फर्म बता रहा हूँ, इतनी बात में कोई भी आपको डाउट्स नहीं बचा होगा। आप लोग एकदम से वीडियो को समझ पा रहे हैं, मुझे ज्ञात हो रहा है कि आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है, मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा है, मैंने शिक्षा शास्त्र पढ़ा, समाज शास्त्र पढ़ा, मतलब कोई भी ऐसे आपके सामाजिक जो है विषय वस्तु नहीं है जिसको ना पढ़ा। तो मैंने समझ लिया कि आप लोगों को समझ में आ गई बात है। चले आगे बढ़ते हैं। अब कुरो एंड कुरो महोदय आए, तो कुरो एंड कुरो महोदय कहते हैं अच्छा तुम लोगों ने बोल दिया, मेरी भी सुन लो, तो बहुत हो गई है। चलिए, तो कुरो एंड कुरो महोदय का कहते हैं, कुरो एंड कुरो कहते हैं भैया देखो, कुरो एंड कुरो कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या होता है, अर्जन। अर्जन मतलब होता है किसी चीज़ को हम क्या कर लें, अर्जित कर लें। एक होती है प्रदत्त, एक होती है अर्जित। अर्जित मतलब जो आप अपने जो है टैलेंट के हिसाब से, या फिर हो सकता है आपको प्रदान भी की गई हो किसी के द्वारा, लेकिन उसको आपको अर्जन तो करना पड़ेगा। मतलब अर्जन मतलब एक्सेप्ट, अर्थात आप उसको आप ग्रहण करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे ग्रहण करना, क्या ग्रहण करना, आदत किसी चीज़ की ग्रहण करना, मतलब आदत कोई आपकी लग जाए, आदत ग्रहण करना, या फिर ज्ञान को ग्रहण करना, या फिर अभिवृत्तियों को ग्रहण करना। ये 3 फैक्टर बताए किसने, क्रो एंड क्रो महोदय ने। तो ध्यान रखें, कौवा बोलते हैं तो कौओं की बोलने की क्या होती है, आदत होती है। कौओं को ज्ञान नहीं होता, इसलिए कौं कौं हमेशा बोलते रहते हैं। उनकी अभिवृत्ति यही है कि वह हमेशा बोलेंगे। तो आप ऐसे कौवा से याद रखेंगे, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। कौवे के अंदर ना तो उनकी आदत हमेशा बनी रहती है, उनकी अभिवृत्ति होती है, और ज्ञान के कारण ज्ञान नहीं होता उनके कारण, इसीलिए वह इस प्रकार से बोलते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना क्या होता है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या होता है, अर्जन होता है। इसी चीज़ को हम धीरे धीरे जब अर्जित करते चले जाते हैं तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, सीखना कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अधिगम कहते हैं। वीडियो पसंद आ रही फटाफट से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जितने भी छात्र एवं छात्राएं हमें देख रहे हैं वो सभी छात्र एवं छात्राएं अपने सभी साथियों को, अपने सभी सहभागियों के पास यह वीडियो साझा करेंगे, मतलब शेयर करेंगे। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। मार्गन, मार्गन और गिलीलैंड, अब इन सभी को आपको याद नहीं करना। सबसे पहली बात, सभी को याद नहीं करना, वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपके माइंड में छप जाएगा। अब जितना ये सारे अपने अपने शब्दों में लिख रहे हैं, अब उसको आपको भी अपने शब्दों में लिखना होगा। पहले इनके शब्दों में 2-3 लोगों की परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना होगा, उनकी परिभाषाएं लिख देंगे। हालांकि इसमें जैसे डेक्टू यहाँ पे लिखा वैसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह भी एक प्रकार से अनुवादित रूप ही है इसका, क्योंकि यह अपनी अपनी भाषाओं में लोगों ने कहा, उसके बाद में हिंदी में हमने इसका रूपांतरण किया है। ठीक, तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, उसका जो उद्देश्य कहने का मतलब है वो सेम ही होना चाहिए। ओके, आप लिख सकते हैं। अगला है मार्गन और गिलीलैंड के अनुसार। मार्गन और गिलीलैंड क्या कहते हैं, तो मार्गन और गिलीलैंड भैया एक प्रकार से जो है साझेदारी में बात कहते हैं। का साझेदारी है इनकी, देखिए, कहते हैं सीखना। पहली बात कही इन्होंने कहा कि सीखना जो होता है क्या होता है, अनुभव के क्या परिणाम स्वरूप। तो अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी, प्राणी मतलब क्या होता है, प्राणी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको पास कोई ज़्यादा ज्ञान ना हो। तो प्राणी जो होता है एक प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। तो एक जैविकीय जो प्राणी होता है उसके पास ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो सामाजिक प्राणी होता है उसके पास ज्ञान हो जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे प्राणी जो होता है वह, इसका कहने का तात्पर्य जो है वह ऐसा प्राणी जो अधिक चीज़ें ना जानता हो। ओके, तो अनुभव के परिणाम स्वरूप जब प्राणी के व्यवहार में क्या होता है, कुछ परिमार्जन होता है। भैया देखो, परिमार्जन शब्द आपने और कहीं पे देखा था, कौन सा शब्द था परिमार्जन, देखो कहाँ पे देखा था आपने देखा था पहले में गेट्स के अनुसार कि जो है व्यवहार में परिमार्जन ही क्या होता है, सीखना। गेट्स की परिभाषा को देखा मार्गन और गिलीलैंड ने, तो देखा, कहा अच्छा ये तो पहले में दिए हैं, हमको काहे दिक्कत करने की बात है, वही शब्द उठा के यहाँ पे रख दिए। मार्गन और गिलीलैंड ने क्या कहा कि जो सीखना होता है अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में, एक शब्द जोड़ दिया, प्राणी, कॉपीराइट नहीं हुआ, सीधे अब इनकी परिभाषा हो गई। अब तो देखो, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ क्या है, परिमार्जन है। अब यहाँ पे एक शब्द और जो है कुछ परिमार्जन, मतलब पूरा परिमार्जन नहीं, कुछ परिमार्जन मतलब जो कुछ ग्रहण करता, जो अच्छी चीज़ें होती है वही चीज़ों को लोग ग्रहण करेंगे। तो उसका परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। अब इन्होंने उसमें तमाम सारी कंडीशन लगा दी, और कंडीशन क्या है, जैसे कि वह हमेशा हो सकता है कि जैसे आप कोई व्यवहार कर रहे हैं उसका अनुकरण हम उस हिसाब से ना करें। अनुकरण एक टॉपिक है BA सेकेंड ईयर में, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें अनुकरण होता है। अधिकतर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अनुकरण संकलित है। अनुकरण मतलब होता है जैसे कि आपने किसी को देखा कि कौन लड़की जा रही है, बहुत ज़्यादा सजी धजी है, तो कोई दूसरी लड़की देखी क्या, कल से ये लहंगा हम भी पहनेंगे, तो एक प्रकार से वह देख करके उसको, या फिर अजय देवगन साहब को देखा आपने कि फटा हुआ पैंट पहने हैं, तो आप लोगों ने भी डैमेज वाला पैंट ले लिया। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज़ आप अगर किसी को देख करके, मतलब उसका नकल करके खुद के ऊपर उतारते तो उसी को अनुकरण कहते हैं। तो एक प्रकार से किसी व्यक्ति को देख करके या अपने द्वारा अनुभव करके या किसी के द्वारा बताए गए चीज़ है। तो इन तीनों फैक्टर को, जो चीज़ें मतलब अपने अंदर, हो सकता है कि मैं पूरे के पूरे अपने जीवन के लिए अपना लूँ वो बातें जो लोग बता रहे हैं, फिर अनुभव के हमने सीखा है, या फिर दूसरे की हमने नकल की है, हो सकता है उसको हम कुछ समय के लिए अपनाएं। तो इन्होंने कहा जो कुछ समय के लिए जो प्राणी होता है वह चीज़ें क्या करता है, धारण करता है अपने अंदर, तो वही होता है सीखना। किसके अनुसार, मार्गन और गिलीलैंड के अनुसार। किसके अनुसार, मार्गन और गिलीलैंड के अनुसार। इसको बिल्कुल भी आपको सभी लोगों को याद नहीं करना, आपको बस 2 से 3 बार वीडियो को देखना, आपके माइंड में सारा चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, मतलब एकदम से रट जाएंगी। तो देखेंगे, अब कभी भी ध्यान रखेंगे जब विद्वानों के अनुसार आप परिभाषाएं पढ़ लें, उसके बाद में विशेषताएं आप खुद दे सकते हैं। विशेषताओं को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक विद्वानों में से 2-2 3-3 विशेषताएं आप निकाल दीजिए आराम से। ठीक, आइए देखते हैं। सीखने की उक्त परिभाषाओं को ध्यान से देखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें सीखने के कुछ संबंध, मतलब सीखने के संबंध में निम्नांकित प्रमुख बातें परिलक्षित होती हैं। प्रमुख बातें अगर किसी चीज़ के बारे में बताई जाती तो वही होती विशेषताएँ, वही होता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, आइए देख लेते हैं, यानी विशेषताएँ क्या है।
चलो भैया, पहली विशेषता आप इसमें लिख सकते हैं क्या कि सीखने की प्रक्रिया, थोड़ा कलर चेंज कर लें। चलें, अगला है सीखने की प्रक्रिया, मतलब सीखने की क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, सीखने की क्रिया के द्वारा व्यवहार में जब परिवर्तन हो जाए तो वही होता है अधिगम, वही होता है सीखना। ओके, आगे देखो दूसरा क्या होता है इसमें सीखने में, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह कुछ समय तक बना रहता है। अर्थात ऐसा नहीं कि तुरंत परिवर्तन हुआ, तुरंत इधर मतलब एक कान से मेरी बातों को आप सुने दूसरे कान से निकाल दिए, तो ऐसे परिवर्तन को हम नहीं कहेंगे। कुछ समय के लिए, हाँ कुछ निश्चित समय हो, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 100 साल, 200 साल, 500 साल, जितने साल आप हों, या फिर पहले के प्राणी भूत प्रेत अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक देखेंगे, मतलब ज़्यादा देर तक उसको याद रखेंगे। तो मैंने मान ली मैं कोई चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपने इसको 1 घंटे तक याद रखा है, या 1 घंटे तक कुछ बातें मेरी आपके दिमाग तक पहुँची। अब वो चीज़ें जो पहुँची तो कुछ समय के लिए पहुँची ना, तो वहीं यहाँ पर यह बातें बताई जा रही हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह कुछ समय तक बना रहता है। ओके, तो यह इसी को हम सीखना कहते हैं। अगला देखते हैं, वातावरण या परिस्थितियों की उत्तेजनाएं सीखने में सहायक होती हैं। अर्थात वातावरण कैसा है, मतलब कि आपका जो है इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है और परिस्थितियां कैसी हैं। मान लेते हैं कि आप जैसे गरीब बहुत ज़्यादा हैं, अब गरीब बहुत ज़्यादा तो आपकी परिस्थिति क्या है, डाउन है। अब लेकिन वो बच्चा पढ़ना बहुत चाहता है, उसके माता पिता ने किसी तरीके से उसको पढ़ाया तो पढ़ने के लिए वो ज़्यादा उत्सुक होगा, तो एक प्रकार से परिस्थितियाँ उसमें ज़्यादा भूमिका निभा रही हैं। या फिर मान लेते हैं कोई धनी व्यक्ति है, उसने शुरुआत में जो है बढ़िया क्लास दिलवा दिया तो भाई बच्चा पढ़ेगा ही, तो एक प्रकार से क्या हुआ, उसमें भी सीखने में कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो सीखने में सहायक होती हैं कौन कौन सी चीज़ें, जो परिस्थितियों की उत्तेजनाएं होती हैं, या फिर वातावरण मतलब कैसा इन्वायरमेंट है। जैसे गांव में रहकर पढ़ेंगे तो कम जो है आप पढ़ सकेंगे, या फिर शहरों में चले जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे वहाँ पर। गाँव में थोड़ा कम सीखेंगे, लेकिन गाँव में जो सीखेंगे वो शहरों में नहीं सीखेंगे, जो शहरों में सीखेंगे वो गाँव में नहीं सीखेंगे। ओके, चलें आगे देखते हैं। अगला है चौथा विशेषता इसकी कि व्यवहार में परिवर्तन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। आपका पहले अनुभव क्या था उसी के आधारित पर, मतलब व्यवहार जो होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है पूर्व अनुभवों पर ही आधारित होता है। आपके अनुभव कैसा था उसी के हिसाब से आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति गलत चीज़ें कर रहा तो उसको भी आप अपना लेंगे बड़ी ही आसानी से, नहीं। एक दोहा ले सकते हैं रहीमदास का कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत को संग, और चंदन पे व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह जो है पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरता। हालांकि किसी दिन इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया तथा उसकी विशेषताओं के संबंध में योकम और सिम्पसन, क्या योकम और सिम्पसन ने बताया, क्या बताया, सिम्पसन और योकम महोदय ने बताया कि सीखना जो होता है किसी समस्या से आरंभ होता है। पहली बात सीखेंगे कब आप, कौन मान लीजिए समस्या आपके सामने आ गई, कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या के निदान पाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें करते हैं। अब जब वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप कर लेते हैं तो उसके बाद में होता क्या है, उसके तदुपरांत बार बार वही चीज़ें आप करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने किसी का जो है किसी को 4 जो है मारा कंटाप खींच के, अब उसने जो है रिपोर्ट कर दिया। उसके पहले आपने पुलिस थाना नहीं देखा था, बाद में आप पुलिस में गए, थाने में बंद हुए, तब पता चला कि थाने में कितने मोटे मोटे मच्छर काटते हैं, ठीक, मलेरिया हो जाती है। या इसी प्रकार से आपने पता चला कि हाँ थाने में कैसे क्या होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, एसओ क्या होते हैं, इसकी जानकारी आपको मिली। चूँकि आपने अब थाने में आप 1 दिन बंद है तो आपने लगातार वही चीज़ें देखी, उसी चीज़ को अनुभव किया, सीखा, तो एक प्रकार से क्या हुआ, तो यह समस्या एक आई आपके सामने, उसके द्वारा आपने सीखा। तो वही क्या हम बता रहे हैं, योकम और सिम्पसन महोदय कहते हैं कि भैया सीखना जो होता है किसी समस्या से आरंभ होता है। तो समस्या के द्वारा जो होता है, जो सीखी गई वस्तु होती है, उसी मतलब जो समस्या के द्वारा आप जो है किसी समस्या के द्वारा आप कोई चीज़ सीखते हैं या कोई आपके व्यवहारों में परिवर्तन होता है, उसी को सीखना मतलब क्या कहते हैं, अधिगम या फिर सीखना कहते हैं। समस्या का हल ढूंढने अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, और जो क्रिया उपयुक्त होती है उसी को क्या कहता है, जो क्रिया इसकी उपयुक्त होती है उसी के द्वारा क्या करता है, उसी को अपनाता है, और उसी के माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की चीज़ें किया करता है। ऐसा किसका मानना है, ऐसा मानना है आपके विद्वान, आपके जो है विद्वान, क्या नाम है इनका, विद्वान का नाम है आपके योकम और सिम्पसन ने। इन्होंने कहा कोई लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य की प्राप्ति आप कर रहे हैं। मान लेते हैं कि तैयारी कर, आप बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए में आपको पास होना है,
बीए में पास होने के तदुपरांत आपने क्या क्या समस्याएं देखी, ठीक। तो इसके हिसाब से आपने तमाम प्रकार की चीज़ें सीखी, आपने वीडियो देखना सीख लिया, लाइव देखना सीख लिया, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, या फिर जो मैं बातें बता रहा हूँ आपने यह सीखा। तो एक प्रकार से सीख ही तो रहे हैं आप किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। अब बीच में हो सकता है कि तमाम सारी प्रॉब्लम्स आ जाएँ आपके घर के द्वारा, या फिर आपके आस पड़ोस के द्वारा, या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का आप निदान करेंगे, तो जब जो समस्याएं होंगी उनका निदान पाने में भी आप तमाम प्रकार की चीज़ें सीखेंगे। यह होता है आपके क्या सीखना। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझते हैं। उसी के द्वारा वह बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और मतलब जैसे कोई आपके बाधा आ गई कोई लक्ष्य प्राप्ति में आपके, तो उसकी बाधा का निदान करने के लिए आप तमाम प्रकार के कृत्य करते हैं। उन्हीं कृत्यों के द्वारा आप लगातार कृत्य करते रहते हैं। इसके तदुपरांत आप सीख जाते हैं। तो वही क्या होता है, वही होता है सीखने की प्रक्रिया, अर्थात अधिगम होता है। ओके, आगे देखते हैं। उसी के द्वारा वह बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लें। चलिए, समस्या के अभाव में सीखना नहीं होता। समस्या के अभाव में जो होता है वह सीखना, उसको हम उतना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि बिना आप जो है किसी समस्या की थोड़ी बहुत चीज़ें सीख जाएं। लेकिन जो होता है बिना समस्या के लगभग व्यक्ति उतनी चीज़ें नहीं सीखता है। ओके, आगे देखते हैं। विदाउट जो है जेन्यून प्रॉब्लम देयर इज़ नो लर्निंग। ओके, चलें अगला देखते हैं। मार्शल के मतानुसार, मार्शल महोदय क्या कहते हैं? मार्शल महोदय एक प्रकार से क्या है, ये मनोवैज्ञानिक हैं। अब मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ ये अन्य क्षेत्रों में भी अपने योगदान देते हैं। तो मार्शल महोदय कहते हैं क्या, लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। अर्थात क्या होता है कि जो लर्निंग होता है, अधिगम जो होता है, समझना ही क्या होता है, लर्निंग होता है। अर्थात अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज लर्निंग। ओके, समझ में आ गई बात। चले आगे बढ़ते हैं। अगले हैं योकम और सिम्पसन ने फिर कहा। योकम सिम्पसन ने सीखने की विशेषताओं के संबंध में बातें बताई। इन्होंने लगभग जो है 11 प्रकार की सीखने की विशेषताएं बताई। किसने? योकम और सिम्पसन ने। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान सुनिए, अब आपसे पूछेगा प्रश्न कि योकम और सिम्पसन ने सीखने की विशेषताओं को कितनी विशेषताएं लगभग बताई हैं, तो आप बताएंगे 11 विशेषताएं बताई हैं। या आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, पर पूछेगा कि जो है निम्न में से इनमें से अधिगम की विशेषताएं हैं। आपको 2-3 विशेषताएं दे देगा, जैसे दे देगा कि सीखना परिवर्तन है, सीखना सर्वव्यापक है, सीखना अभिवृत्ति है। 3 दे देगा, 1 दे देगा इनमें से सभी। तो वही होगा उपयुक्त सभी। अर्थात जब भी आपसे प्रश्न ऐसा पूछे, किसी चीज़ की विशेषता पूछे, किसी चीज़ का महत्व पूछे, किसी चीज़ का कार्य पूछे, या फिर किसी प्रकार की आपसे जो है लाभ हानि वगैरह पूछे, तो इसमें जो है 99.99% आपका जो करेक्ट आंसर होता है वह डी होता है। आँख मूंद करके आप इसको लगा सकते हैं। और डी में दिया क्या होगा, उपयुक्त सभी। ओके, ये कॉन्फिडेंशियल जो है क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत जो है इस पर अध्ययन किया, उसके बाद में हमने यह ट्रिक जो है फॉलो करी है। आगे देखते हैं। पहली जो है योकम और सिम्पसन के अनुसार पहली विशेषता, सीखने का क्रम क्या होता है, संपूर्ण जीवन, मतलब सीखने का क्रम क्या होता है, संपूर्ण जीवन चलता है। आपने गांव वगैरह में सुना होगा, कहते हैं कि भैया पैदा होने के बाद से बच्चा सीखता ही रहता है। मतलब जब तक आपकी जो है देहांत नहीं हो जाती, अर्थात आपका शरीर का अंत नहीं हो जाता, तब तक आप कुछ ना कुछ बातें सीखते ही रहते हैं। ठीक, यह बात होती, पहली बात विशेषता यह होती लर्निंग की। दूसरी विशेषता, सीखना क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है, सीखना, अर्थात अपने विचारों में आपके परिवर्तन हुआ। या आप परिवर्तन कैसे करेंगे भाई, जब कोई नई चीज़ आएगी तो उसको सीखेंगे, सीखने के बाद में परिवर्तन करेंगे ना। जैसे लिविंग रिलेशनशिप आया, अब लिविंग रिलेशनशिप आया तो उसमें परिवर्तन एक प्रकार से समाज में हुआ, समाज में परिवर्तन। अब उसको आपने पहले सीखा होगा ना कि लोगों ने कैसे मतलब लोग क्या हो रहा है, ये लिविंग रिलेशनशिप होता क्या, उसको आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, तो उसको सीखा होगा। उसके बाद में आपने जो है यह व्यवस्था अपनाई होगी अपने समाज में। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इंडिया में अभी वैध नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन में ऐसे चलेगा तो मतलब संभव है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो सीखना क्या होता है, परिवर्तन होता है। नहीं, परिवर्तन ही सीखना होता है या सीखना परिवर्तन है। आप दोनों तरीके से इस बात को बयां कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा, सीखना सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब होता है कि आप एक प्रकार से हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, कोई ऐसा प्राणी दुनिया का नहीं है, कोई ऐसा जो है व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना कुछ बातें सीखता हो, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, हर व्यक्ति सीखता है। ठीक, तो सीखना क्या होता है, सर्वव्यापक होता है, सभी व्यक्ति सीखते हैं। आगे देखते हैं। सीखना अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि मतलब कहीं ना कहीं पे आप पहले जब छोटे होते तो कुछ नहीं सीखे होते, तो धीरे धीरे आप जब सीखते हैं कोई चीज़, तो आप क्या होती है, वृद्धि, आपकी वृद्धि होती है कहीं ना कहीं पे, आपके मानसिक वृद्धि, आप तमाम प्रकार की वृद्धियाँ होती, तो वो कहीं ना कहीं पे सीखने पर ही आधारित होती हैं। आगे विशेषता बताए हैं कौन, सिम्पसन महोदय और योकम।
ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति बाद में अपनी परिभाषाएं देता है, विशेषताओं को देता है, वह सभी लोगों की परिभाषाओं को, विशेषताओं को पढ़ लेता है, उसके बाद में देता है तो सभी लोगों की विचारधाराएं उसमें समाहित करके देता है, और बाद वाले व्यक्तियों की ही परिभाषाएं वगैरह अधिकतर मान्य की जाती हैं, क्योंकि उनमें सारे पहलू जो होते हैं वो समाहित होते हैं। आगे देखते हैं, सीखना क्या होता है? समायोजन। समायोजन मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, आप कहते हैं एडजस्ट, तो उसी को समायोजन। तो समायोजन मतलब कि कोई परिस्थिति आई नहीं, अब उसके हिसाब से आपने अपने अनुकूलन कर लिया। अनुकूलन कर लिया तो ठीक है, आप सीख गए और सीखने के बाद में आप बने रहेंगे। लेकिन मान लेते हैं आपने बहुत जो है अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, अब मान लिया अकड़ के खड़े हैं, नदी का झोंका आ रहा है उधर से, और बगल में है कि हाँ घर है, उसमें अगर जाएंगे तो बच जाएंगे, नदी हमारा क्या कर लेगी, तो आ रही सामने से, या फिर तो बहा ले जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। अर्थात जब भी आप प्रकृति के अनुसार अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो प्रकृति क्या कर देगी? आपका इलिमिनेशन कर देगी, अर्थात प्रकृति आपका निरसन कर देगी मेरे प्यारे दोस्त। तो जो सीखना क्या होता है? समायोजन। जब आप अपने आप समायोजन करेंगे उसी को हम सीखना कहेंगे। नेक्स्ट आपका छठवां, सीखना जो होता है कुछ नया कार्य करना होता है। नया कार्य जब आप करेंगे मतलब तो उसी को हम सीखना कह सकते हैं। दूसरा सतवां है आपका, सीखना अनुभवों का संगठन होता है। क्या? सीखना जो होता है अनुभवों का क्या होता है? संगठन होता है। अनुभव क्या? तमाम सारे अनुभव होते हैं, उन्हीं का जब कलेक्शन हो जाता है तो वही आपका क्या हो जाता है? सीखना हो गया, क्योंकि अनुभव के द्वारा सीखा जाता है। आगे देखते हैं, सीखना क्या होता है? सो उद्देश्य होता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ आप सीखते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सीखना बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। अब बुद्धिमानी से अपने आप सीखते हैं, ऐसा नहीं कि जो है आप जो आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है और आप वैसे सीख रहे हैं। मूर्ख बुद्धि कितना सीखेगा? कम सीखेगा ना। मंद बुद्धि का छात्र जो होगा कम सीखेगा, कम पढ़ पाएगा। लेकिन जो तीव्र बुद्धि का होगा, कलात्मक छात्र होगा, वो ज़्यादा सीखेगा। आगे देखते हैं, 10वां विशेषता देख लेंगे। 10वीं विशेषता क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 10वीं है कि सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। क्या होता है सक्रिय? मतलब कि जैसे मान लेते हैं सक्रिय मतलब उसमें आप लगातार बने रहे, ऑनलाइन रहें उसमें। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? सक्रिय रहना, और ऑफलाइन मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना। तो सीखना क्या होता है? एक प्रकार से ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। ऑनलाइन एक प्रकार से क्या होता है? वर्क होता है, जिसके द्वारा क्या कहते हैं? आप लर्निंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे लगातार, या फिर आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इसमें आपको बने रहना पड़ेगा। तो सीखना क्या होता है? एक प्रकार से सक्रिय प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें आपको इसमें समय देना पड़ेगा, लगातार इसमें बने रहना पड़ेगा। ठीक, तो जड़मति होत सुजान, क्या दोहा है उसमें कि रसरी आवत जाते हैं सिल पर निशान। ठीक, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। ओके, 11वीं विशेषता समझिए, सीखना जो होता है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अर्थात आप खुद के द्वारा भी कुछ नियमों को सीखते हैं, कुछ चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आपको समाज के द्वारा सिखाए जाते हैं। समाज में आपका परिवार भी आता है, सामाजिक संस्थाएं भी आती हैं, स्कूल वगैरह भी आती हैं, जो है आपके जो है टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो आपके समिति में आते हैं, और उसमें जो आपके जो है तमाम सारे कॉलेज वगैरह होते हैं, इनके द्वारा आप सीखते हैं। तो ये समाजीकरण के द्वारा सीखना होता है, ये समाज के द्वारा सिखाया जाता है। जबकि कुछ आपके अंदर विचारधाराएं उत्पन्न होती है, जिसको अनुभव के द्वारा सीखना कहते हैं, उसी को हम व्यक्तिगत सीखना भी कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब सीखने के कुछ नियमों को हम देखेंगे, उसके अनुसार यानी अब देखेंगे मुख्य नियम क्या क्या होते हैं सीखने के। ओके, चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम सीखने के नियम को समझ लेते हैं, अर्थात सीखने के कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने के नियमों का विशेष क्या होता है? महत्व होता है। डगलस और हॉलैंड, क्या क्या भैया हैं? डगलस और हॉलैंड महोदय के अनुसार सीखना क्या होता है? सीखना निश्चित नियमों के साथ चलना होता है। अब मतलब सीखना जो होता है निश्चित नियमों के साथ चलता है, अर्थात जब निश्चित नियमों के साथ आप कोई चीज़ करते हैं, आपकी क्रिया प्रतिक्रियाओं में मतलब किसी प्रकार की चीज़ों में परिवर्तन होता है, व्यवहारों में, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सीखना कहते हैं। तो सिंपल सा फंडा बोलते हैं, डगलस और हॉलैंड। डगलस क्या कहते हैं? डगलते हुए, और हॉलैंड क्या करते हैं? हॉलैंड जाकर के परिभाषा देते हैं क्या? कि सीखना जो होता है निश्चित नियमों के साथ चलना होता है। अब मतलब निश्चित नियमों के साथ चलता है। आप ध्यान रखेंगे, आपको हॉलैंड जाना चलना पड़ेगा, कैसे हुए? डगमगाते हुए। तो इसे ध्यान रखेंगे, यह परिभाषा किसने दी? डगलस ने दी थी। तो सीखना निश्चित नियमों के साथ क्या होता है? चलता है। ओके, सीखने के नियम क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पशुओं एवं बच्चों पर किए गए प्रयोगों पर आधारित है। ओके, सीखने के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय किसको है? मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक को है। ओके, किसको है? थॉर्नडाइक को है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीखने के क्रमबद्ध क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से, जैसे मान लेते हैं क्रमबद्ध क्या होता है? जैसे सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध है, मतलब एकदम से आप जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक प्रकार से जैसे पहला अध्याय पढ़ते हैं, पहले के बाद दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं, तो ये होगा एक प्रकार से क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित रूप से आप पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी विषय वस्तु को ऐसे पढ़ें तो इसका मतलब वो क्या है? एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसकी जो पद्धतियाँ हैं वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है वह सब्जेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो थॉर्नडाइक महोदय ने कहा, थॉर्नडाइक महोदय अपनी उत्तेजक प्रतिक्रिया सिद्धांत और संबंधवाद सिद्धांत। अब ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कभी प्रश्न, किसी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछता है तो उसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है संबंधवाद सिद्धांत किसका है, तो किसका, थॉर्नडाइक का है। आपसे पूछे उत्तेजक प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका, तो भी वह किसका है, E.L. थॉर्नडाइक का है। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे के आधार पर सीखने के थॉर्नडाइक के ने सीखने के नियमों को बताया है, और कैसे बताया उसको हम समझेंगे। इसीलिए क्या कहा था, इसीलिए थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसीलिए उन्हें थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम, अपने इन्हीं के नियम के द्वारा जो नियम इन्होंने दिया है उसको सीधे हम बोल देते हैं कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए सीखने के नियम। ठीक, तो उन्होंने दिया सीखने के नियम। आइए देखते हैं कौन कौन से नियम दिया है। इन्होंने 2 वर्गों में बांटा। पहला जो वर्ग है इनका, वह वर्ग है सीखने के मुख्य नियम, दूसरा है सीखने के गौड़ नियम। ओके, आइए समझते हैं कौन कौन होते हैं सीखने के मुख्य नियम और कौन कौन होते हैं गौड़ नियम। हमने आपको गौड़ बता ही दिया था कि साइड हीरो गौड़। आगे देखते हैं सीखने के मुख्य नियम। सीखने का मुख्य नियम देखते हैं, यानी पहला उसमें देखेंगे अभ्यास का नियम आ, और बा में देखेंगे प्रभाव का नियम, और सा में देखेंगे तत्परता का नियम। अब जो आ में देखेंगे अभ्यास का नियम, आप आ में उसमें भी 2 आपके जो है कैटेगराइजेशन मिलेंगे, कि उपयोग का नियम एक होगा यानी लॉ ऑफ यूज़, और एक अनुपयोग का नियम यानी लॉ ऑफ डिसयूज़। ओके, ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं अभ्यास का नियम, पहले क्या होता है। इस नियम के अनुसार पशु तथा मनुष्य बार बार के अभ्यास से, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो है रसरी जो है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और 80 आवत जाते हैं सिल पर निशान, या यहाँ पर इसका जो है महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। ओके, तो इस नियम के अनुसार पशु तथा मनुष्य बार बार के अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। छात्र किसी पाठ को तभी याद कर पाता है जब वह पाठ को बार बार दोहराता है। ध्यान रखेंगे, मैं आपसे यही बार बार बोलता हूं कि हमेशा कोई भी आप चैप्टर पढ़ें तो उसको 2 से 3 बार पढ़ लें, और तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन बचपन में आपने देखा होगा, जब बच्चे पढ़ते थे सेंट्रल आइडिया वगैरह, या फिर कुछ भी पढ़ते थे, कोई कविता ही पढ़ते थे, जैसे मैंने कविता पढ़ी, अब छा में याद करी, एक कविता थी, उसका नाम है माँ का एक कहानी राजा था रानी, तो हमने यही पढ़ा। या फिर जो है कलम आज उनकी जय बोल, जरा अस्थियाँ बारी बारी छिटकाएँ जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो 50 बार हम यही बोलते थे कि जो है कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसी प्रकार से 10-20 बार बोलो। बचपन में होता नहीं था कि हाँ राम एक राम आम खाता है, राम आम खाता है, वाह बहुत बड़ा राजा है, वाह बहुत बड़ा राजा है, वाह बहुत बड़ा राजा है। तो इस प्रकार से करते थे, तो प्रकार से वह बार बार आप दोहराते थे। तो ऐसा दोहराने से क्या होता है, आप सीखते हैं ना, उसको याद हो जाता है, आपके माइंड में छप जाती है वो बातें। तो कहीं ना कहीं पे दोहराना क्या होता है, जब वह पाठ को बार बार बच्चा दोहराता है तो क्या हो जाता है, वही एक प्रकार से वह सीख जाता है उस पाठ को। ठीक, समझ में आई बात। इस प्रकार टाइपिस्ट तथा संगीतज्ञ जो होते हैं, टाइपिस्ट टाइपिंग करने वाले, या जो संगीतज्ञ होते हैं, संगीत वगैरह को जो है संगीत वादन करने या फिर गायन करने वाले, जो दोनों क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने अपने क्षेत्र में तभी जानकार होते हैं जब वह पुनः बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, रिहर्सल करा करते हैं, रियाज करा करते हैं। छोटा बच्चा अभ्यास के द्वारा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। इसी प्रकार से क्या होता है, दौड़ना तमाम प्रकार की क्रियाएं करता, तो वो किस प्रकार से करता है, अभ्यास के द्वारा करता है। इसके भी 2 उपनियम होते हैं, एक तो होता है कि उपयोग का नियम, और एक होता है अनुपयोग का नियम। समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त उपयोग का नियम क्या होता है। आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ यूज़ क्या होता है। देखिए, ये भी थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं इसके क्योंकि चूंकि थॉर्नडाइक ने ही सारी बातों को बताया, लेकिन बीच बीच में विद्वान और भी आए, इसमें जो है उन्होंने हस्तक्षेप भी किया, जो चीज़ें इसमें जो है थॉर्नडाइक महोदय ने नहीं बताई। हालांकि थॉर्नडाइक से कोई चीज़ छूटा ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे लोगों ने अपना भी मत रखा, चूँकि किसी भी क्षेत्र में अकेले कोई व्यक्ति मत नहीं रखता, तमाम सारे विद्वान हैं तो वो सारे लोग रखते हैं। तो वही उपयोग का नियम समझते हैं। उसमें थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि उपयोग के नियम के अनुसार जब किसी परिस्थिति तथा अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो जाता है तथा अन्य बातों के समान रहने पर पुनरावृत्ति के कारण यह संबंध दृढ़ हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, इसको आप इतना दृढ़ वगैरह अगर आपको ना पता हो तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपयोग के नियम पे सीधे आप एक उदाहरण दे करके समझा सकते हैं। वह उदाहरण क्या है, जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा। साइकिल आपने पहली बार जो है, पहले वैसे पैदल दौड़ाते थे, पैदल के बाद में आपने जो है एक पैडल से खुट 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 करते आगे बढ़े होंगे। उसके बाद में फिर कैंची सीखी होगी, कैंची के बाद में डंडा के बाद में फिर गद्दी पर बैठे होंगे। तो इस प्रकार से आपने सीखा, 2-3 बार गिरे भी होंगे, मुँह दांत हाथ सब तोड़ा भी होगा, तो उसके बाद में आपने सीखा ना।
तो एक प्रकार से क्या किया, लगातार आपने अभ्यास किया, बाद में फिर आप साइकिल जब चलाने मतलब जब साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, मतलब सीख जाते हैं, उसके बाद में आप दोबारा नहीं गिरते हैं, आपका ना तो पैर टूटता है, ना हाथ, ना दांत, किसी प्रकार की कोई जो है समस्या नहीं आती। पहले समस्याएं आती हैं, समस्याओं के उपरांत आप सीखते हैं। विद्वानों ने बताया था ना कि समस्याओं के अनुसार सीखना ही क्या होता है। तो सीखना ही क्या होता है, विद्वानों ने बताया था कि जो है जब आप जो है समस्या के द्वारा सीखते हैं तो वही क्या होता है आपका, वही हो जाता है क्या, वही हो जाता है आपका जो है सीखना। ठीक, समझ में आई बात। चलें, वैसे सीखना, अब भाई सीखेंगे तो उसी को हम अधिगम कहेंगे, सीधा सा बात है, सीखना ही अधिगम होता है, समझिए इतनी बात। तो साइकिल चलाना सीखने के लिए व्यक्ति बार बार गिरता है, चोट खाता है, परंतु अंत में लगातार अभ्यास के द्वारा वह बिना गिरे साइकिल चलाने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यह होगा उपयोग का नियम। अगला है अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम थोड़ा समझ लेते हैं, इसको भी ऐसे उदाहरण के माध्यम से बड़े ही आसानी से, बड़ी ही जो है एकदम से ध्यानपूर्वक केंद्र करके, जैसे आप भागवत कथा सुनते हैं वैसे मेरी जो है वीडियो को देखेंगे, बड़ी ही आसानी से सारी बातें समझ में आएगी। जिस प्रकार से भागवत कथा सुनने से आपकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से मेरी वीडियोस देखने के बाद में आपको BSc आर पार करने से कोई नहीं रोक सकता, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, मतलब कि आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना है, मतलब फेल होना नहीं, फिर दोबारा ये नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, तो मृतलोक से आप स्वर्गलोक में पधारेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आगे देखते हैं, मतलब वैसा स्वर्गलोक नहीं कि आप जो है वैसा समझ लीजिए, आप ऐसे बोल सकते हैं उसको। आगे देखते हैं अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम मतलब लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ डिसयूज मतलब जब भी आप लिखें कहीं पर, जो लिखने वाले हों विद्वान, मतलब विद्यार्थी हमारे, वह अनुपयोग के नियम में आप लिखेंगे लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक, ध्यान रखें, अंग्रेजी में लिख देंगे तो एग्जामिनर नंबर अधिक देगा आपको। जब स्थिति और प्रतिक्रिया में लंबी अवधि तक जो है परिवर्तनात्मक संबंध नहीं बनता है, अर्थात जब स्थिति और प्रतिक्रिया में क्या होता है, लंबी अवधि तक, कोई लंबा समय काल हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन, मतलब परिवर्तन वाला संबंध नहीं दिखाई पड़ता है, तो इस संबंध की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे कि गाने और बजाने का अभ्यास छोड़ देने से व्यक्ति अच्छा गा नहीं सकता, ना अच्छा बजा सकता। इसी प्रकार गणित वाला जो मास्टर होता है, अगर गणित के नियमों को, मतलब गणित पढ़ाना भूल जाए तो उसके सूत्रों को धीरे धीरे भूलने लगता है। इसी प्रकार से वह किसी प्रकार का कोई जो है कृत्य नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति है, जैसे मैं मान लेता हूँ आप लोग पढ़ाना बंद कर दूँ तो कहीं ना कहीं पे मैं बाद में भूल जाऊँगा, आप पढ़ना बंद कर देंगे तो बाद में भूल जाएंगे ना। तो ये होता है आपका लाभ क्या, अनुपयोग का नियम। तो ध्यान रखेंगे इतनी बात, सीखने में अनुपयोग का मतलब 2 प्रकार के नियम होते हैं। तो आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपकी जो है सारी चीज़ें बनी रहेंगी। लेकिन अगर आप जो है अभ्यास से तनिक भी जो है आलस्य करें तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, तुरंत मामला आपका गड़बड़ा जाएगा। तो वही होता है अनुपयोग का नियम। तो अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, और अमित्रस्य कुतो सुखम। तो आलस्य से क्या होता है, विद्या कहाँ, और विद्या से धन कहाँ, और विद्या नहीं तो धन कहाँ, और धन नहीं है तो क्या कहाँ, अगर आपके पास धन नहीं तो मित्र कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों। और जब तक मित्र आपको नहीं मिलेंगे तब तक सुख की अनुभूति कैसे होगी, नहीं होगी ना। चले आगे बढ़ते हैं। प्रभाव का नियम, बा है इसी में आपका जो है बा प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। ये किसका है, सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत ही आता है। तो क्या है अगला, प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। ओके, प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष सुख या असंतोष दुख, नियम या पुरस्कार या फिर दंड का नियम भी कहा जाता है। अर्थात आपको संतोष के द्वारा क्या हो, मतलब सुख मिले, या फिर मतलब संतोष करेंगे, संतोषम परम सुखम कहा गया। संतोष के द्वारा आप चाहे सुख की अनुभूति कर लें, या फिर असंतोष होकर के आपको दुख की अनुभूति होना पड़े, तो आप मतलब सुख दुख, या फिर आप पुरस्कार मिले आपको, या फिर आपको दंड मिले, दोनों अवस्थाओं में। कहने का अभिप्राय इसका मतलब यह है कि जिस काम को करने से हमें सुख संतोष पुरस्कार मिलता है उसे हम बार बार करना चाहते हैं। परिणामतः जैसे मान लेते हैं मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो भी आपके लोगों के जब परिणाम मतलब कि लाइक्स वगैरह खूब आती हैं तो वीडियो बनाने का मेरा मन और ज़्यादा करता है। लेकिन इसी पर क्या हो जाए, आप लोगों की लाइक्स वगैरह जब कम आने लगते हैं तो वीडियो बनाने का मन भी उतना नहीं करता। तो ठीक इसी प्रकार से जब आपको किसी कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक, और जब बार बार वह कार्य करते हैं तो आप उस कार्य को सीख जाते हैं। समझ में आई बात। तो इसी प्रकार से जब छोटे बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो चॉकलेट वगैरह 2-3 दे देंगे तो वो अब सीखता चला जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए, तो मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। बार बार करना चाहते हैं, परिणामता उसे हम सीख जाते हैं। परंतु जिस कार्य को करने से हमें असंतोष या दुख मिलता है या हम दंडित होते हैं उस कार्य को हम नहीं करते हैं, परिणामता हम उसे नहीं सीख पाते। संतोषजनक परिणाम शक्तिवर्धक होते हैं और जो कष्टदायक परिणाम होता है वह स्थिति प्रतिक्रिया के बंधन को निर्बल बना देती है। आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है, आपके 1 लाइक मुझे डीमोटिवेट भी करता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। यही होता है आपका क्या, यही होता है भैया प्रभाव का नियम। अर्थात जब बच्चे पर उसका प्रभाव कैसा पड़ना चाहिए, सीधा बच्चा समझिए यहाँ से, चूँकि
क्योंकि शिक्षा शास्त्र में सीधा तात्पर्य हम बच्चों से लेते हैं और बच्चों को ही सिखाते हैं। तो अगर मैं इस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको उससे कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, मतलब कि आप संतोष करके उसको सीख रहे हैं, मतलब कि आपको उससे लाभ होगा, आप देखेंगे कि हाँ फर्स्ट ईयर में हमने पास किया मेरी वीडियोस देख के, तो सेकंड ईयर में मैं ज़रूर देखूंगा। इसी प्रकार से जो मैंने आपको मतलब अट्रैक्टिव किया, आकर्षित किया, तो ये क्या एक प्रकार से तो आप मेरे पास आए, या फिर मैंने चॉकलेट दिया कि हाँ मेरे चैनल पर आप आएंगे, मैं आपको जो है PDF प्रोवाइड करवाऊँगा। अब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा तो आप आएंगे मेरे चैनल पढ़ेंगे। हमने कहा कि हम जो है PDF वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे, वीडियो देखना देखो, मैं अपलोड कर दूंगा, लाइव क्लास भी नहीं दूंगा। तो आप हो सकता है आप मुझे छोड़ करके चले जाएं, तो ये एक समस्या मतलब यह होती है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। अब मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो वीडियो में जो मैं जानकारियाँ दूंगा वो आप मुझे नहीं सीख पाएंगे ना। मेरे अंदर की जो जानकारियाँ हैं आप अपने माइंड में नहीं घुसा मतलब अपने रख पाएंगे। तो ये सारी मुद्दे हैं यहाँ पर। ओके, तो कहीं आप ध्यान रखें, जब आपको पुरस्कार मिलेगा, आपको जो है वहाँ पर सुख मिलेगा, आपका जो है बखान किया जाएगा, तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसी में आपको दंड दिया जाए, कोई कार्य कर रहे हों और कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें दंड मिले या फिर कोई चीज़ मिल जाए, जैसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं। गाँव अगर हम देखते होते हैं, जब बच्चा जब कोई गलत कार्य करता है तो उसके पिताजी उसको ठोंकते हैं, जब ठोंकते हैं तो दोबारा वो कार्य नहीं करता। अगर वो कार्य कोई कार्य करके आया, उसके पिताजी ने उसको 10 रुपये दे दिए, दोबारा कहेगा हाँ पापा 10 और लो, दूसरा वाला काम कराएं। तो ये होता है आपका प्रभाव का नियम। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। तत्परता का नियम, सा वाला क्या है आपका तीसरा नियम, और तीसरा नियम भैया आपका किसका है? तीसरा नियम जो है आपका वो तत्परता का नियम किसके अंतर्गत आता है? सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत ही आता है। ओके, समझिए तत्परता का नियम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके, लॉ ऑफ क्या? रेडीनेस। समझते हैं रेडीनेस क्या होता है? तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार जब सीखने वाला सीखने के लिए तत्पर या तैयार होता है तभी वह सीख पाता है। मतलब कि हमारी कितनी भी इच्छा क्यों ना हो कि मैं वीडियो बना करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, अगर आपने पूरी वीडियोस नहीं देखी तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? मैं आपको जो है ज़बरदस्ती तो पढ़ाऊंगा नहीं। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने आपकी इच्छा होगी तो पढ़ेंगे। आप जब पढ़ने के लिए तत्पर होंगे तभी आपको मेरी बातें समझ में आएगी, तभी आप पढ़ सकते हैं। बाकी दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको पढ़ाने के लिए मजबूर कर दे। यह बात ध्यान रखेंगे। व्यक्ति की खुद की इच्छा निर्भर करती है कि वह कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, उसका विचार क्या होगा। इसीलिए बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहा जाता है कि बच्चे के जो है क्रियाकलापों में माता पिता को हस्तक्षेप उतना नहीं करना चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं। तो तभी वह सीख पाता, अन्यथा नहीं सीख पाता। इसीलिए शिक्षक शिक्षण कार्य के पूर्व छात्रों को पढ़ने के लिए तैयार करते हैं कि हाँ, पहले तैयार करने उन्हें बताते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ आती है। इसे मैं पढ़ने से आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक ट्रेलर दे देता हूँ। मूवी को आप लॉन्च होने से पहले देखते हैं, ट्रेलर भेज दिया जाता है ताकि आप जो है ट्रेलर में देखें तो पता चले कि हाँ ट्रेलर मूवी में अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप देखने के लिए तत्पर होंगे। तो तैयार करवाना काम होता है मूवीज़ वगैरह का। देखते नहीं तो वो एक प्रकार से वही होता है, तत्परता का नियम। ऐसे समझ सकते हैं आप कि कोनो मूवी आई, जैसे किसी की भी आई मूवी पर ट्रेलर आ गया 2 मिनट का, उसमें पूरे मूवी का सीन जो है मुख्य सीन दिखा देते हैं। अब वो उसको देखने के बाद में आप तत्पर हो जाते हैं वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार से जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो पहले बता देता हूँ आज की वीडियो में ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जिन व्यक्तियों को जो है तैयार मतलब जिन व्यक्तियों को अच्छा लगता है वो तैयार हो जाते हैं देखने के लिए, तो मैं पहले तैयार कर देता हूँ, उसके बाद में आप वीडियो देख लेते हैं। समझ में आई बात? तो ये होता है आपका तत्परता का नियम। आगे समझो थोड़ा और। इसमें किसी विद्वान ने इस विषय संबंध में लिखा है, जब भी आपको ना पता हो कोई बात, जब भी आपको ना पता हो कोई बात की कोई आपको कथन पता हो लेकिन यह कथन में ना पता हो कि यह कथन किसका है, किस विद्वान का, तब आप बड़े चालाकी से लिखेंगे कि किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है इस जो है विषय मतलब इस टॉपिक के संबंध में, या फिर इस पॉइंट के, या फिर इस बिंदु के जो है सापेक्ष में, उसको आप लिख देंगे इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कामा में। देखें, जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह क्रिया यदि वह कार्य करता मतलब कि क्या होता है, एक मिनट सॉरी, जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया यदि वह कार्य करता है आनंद देती है। वह प्रक्रिया जो कार्य करता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, उस कार्य करने के तदुपरांत जिस प्रक्रिया का प्रयोग करता है वह प्रक्रिया के द्वारा अगर उस व्यक्ति को आनंद मिलता है तो वह कार्य क्या करेगा, यदि कार्य मतलब वह कार्य क्या करेगा, आनंद मिलेगा तो कार्य करेगा, अगर आनंद नहीं मिलता तो कार्य नहीं करेगा। यदि कार्य नहीं करता है तो उसको खीज उत्पन्न करती है, और जब वह सीखने को तैयार नहीं हो पाता और उसे बाध्य किया आता है तो वह झुंझला जाता है। जैसे ज़बरदस्ती किसी चीज़ की कोई मतलब ज़बरदस्ती कहा जाए कि ये कार्य करो तो आपको नहीं मन करेगा। मान लेते कोई व्यक्ति खिलाड़ी बनना चाहता है, उसको उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं पढ़ो भाई करो, तुम पढ़ भाई करो, तो बेचारा नहीं पढ़ पाएगा ना। तो तत्परता मतलब तैयार अगर व्यक्ति है पढ़ने के लिए, उस व्यक्ति की दिशा क्या है, क्या पढ़ना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। आगे समझिए, बड़े ही ध्यान समझिएगा। अब इसमें कोई व्यक्ति यह कमेंट नहीं करेगा सर जी आपने बहुत विस्तार समझाया। विस्तार समझाना मेरा परम एवं चरम क्या है, कर्तव्य है।
ओके, ध्यान रखें, जिस प्रकार से मोक्ष जो होता है जीवन का परम एवं चरम कर्तव्य होता है, ठीक उसी प्रकार से समझाना मेरा परम एवं चरम कर्तव्य या फिर धर्म है। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझ लेते हैं। अभ्यास नियम, प्रभाव नियम, तत्परता नियम। क्या अभ्यास नियम पहला, प्रभाव नियम और तत्परता का नियम अलग अलग नहीं होते हैं, ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, आंतरिक रूप से संबंधित होते हैं। कहीं ना कहीं पे आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने के बाद में ही आप किसी कार्य को तत्पर मतलब करने के लिए तत्पर होंगे। इसी के परिणाम स्वरूप तभी आप किसी मतलब जब कोई कार्य आप करेंगे तभी आप जो है तत्पर लगातार प्रयास करेंगे और उस कार्य के लिए तत्पर होंगे, तभी वह कार्य आप करेंगे। उसके बाद में करने के बाद में आपको जो है क्या मिलेगा, आपको जो है मान लेते हैं कोई मान लेते हैं मेडल वगैरह मिल गया, तो मेडल के तदुपरांत आपको प्रभाव मिलेगा, प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, फिर से वह कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से कहने पर तीनों के तीनों नियम क्या हुई हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी को थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा, सीखने के मुख्य नियम कहा। अब आगे देखते हैं सीखने के गौड़ नियम। दूसरा मुद्दा समझते हैं, सीखने के गौड़ नियम। इसको समझ लेते हैं थोड़ा भैया, सीखने के गौड़ नियम क्या होते हैं, आइए समझते हैं। ओके, एक मिनट रुकिएगा, चलें सीखने के गौड़ नियम को समझते हैं। सीखने के गौड़ नियमों का विवेचन थॉर्नडाइक ने एक ही स्थान पर क्रमबद्ध रूप से नहीं किया है। आइए देखते हैं सीखने के गौड़ नियम में आप जो है आ में देखेंगे बहु प्रतिक्रिया का नियम, बा में देखेंगे मनोवृत्ति का नियम, सा में देखेंगे आंशिक क्रिया का नियम, दा में देखेंगे आत्मसात या सादृशीकरण का नियम, और या में देखेंगे आप साहचर्य परिवर्तन का नियम। आइए देख लेते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न होने पर या उपस्थित होने पर हल करने के लिए वह कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। वही वाला प्रतिक्रियाएं मतलब कि कहीं ना कहीं पे आपके सामने कोई समस्या आ जाए, समस्या के तदुपरांत जैसे कोई आपने किसी को मारा, वही उदाहरण समझ लीजिए, तो पुलिस बंद की, अब उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो वही बहुत सारी जब आप क्रियाएँ करते हैं, बहुत सारी क्रियाओं के बाद में बहुत सारी चीज़ आप सीखते हैं, तो वही होता है क्या आपका नियम, कौन सा नियम, सीखने का कौन सा नियम है, यह बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहुत सारी क्रियाओं को करने के बाद में आप कोई समस्या के निदान का कोई समस्या का आप निदान कर लेते हैं, तो उसके तहत उसके बीच में निदान करने के बीच के जो सारी आपने क्रियाएं करी हैं, उन क्रियाओं के द्वारा आपने क्या सीखा है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को अधिगम कहा जाता है। और वही नियम किस नियम के अनुसार, बहु प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार यह बातें बताई जाती हैं। ओके, इन्हीं अनुक्रियाओं में उपयुक्त अनुक्रिया द्वारा समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति उस कार्य को करने की ठीक विधि मालूम हो जाती है। इस नियम में प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का कार्य करता है। प्रयत्न एवं भूल अर्थात लगातार प्रयास जो होता है और उसी को करता रहता है व्यक्ति, उसके बाद में इसके कारण क्या हो जाता है, वह तमाम प्रकार की क्रियाओं को करने के बाद में अपनी भूल में क्या कर लेता है, सुधार कर लेता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का भी सिद्धांत कहीं ना कहीं पे कहते हैं, और यह प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर आधारित भी है। आगे देखते हैं मनोवृत्ति का सिद्धांत है। मनोवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, इसको भी समझो थोड़ा। मनोवृत्ति का सिद्धांत, मनोवृत्ति का नियम या फिर सिद्धांत नहीं कह सकते, नियम ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि सिद्धांत जो होते हैं, सिद्धांत एक प्रकार से लाइब्रेरी वगैरह में सिद्ध किए जाते हैं। सिद्धांत जब कोई मुद्दा सिद्ध हो जाता है उसी को हम सिद्धांत कहते हैं। कल्पना या परिकल्पना, उत्कल्पना में क्या होता है, आप किसी चीज़ को इमेजिन करके सारी चीज़ें बताते हैं। इसीलिए भूगोल में आप परिकल्पना पढ़ते हैं, भूगोल में आप सिद्धांत अधिकतर नहीं पढ़ते हैं। ठीक ध्यान रखें, भूगोल में आप सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं, हिंदी में आपको वहाँ पर परिकल्पना मिलेगा, लेकिन अंग्रेजी वाले सीधे सीधा लिख देते हैं कि हाँ, अंग्रेजी में सीधे लिख दिया कि हाँ ये क्या हो गया आपका जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी सब में थ्योरी बोलेंगे। ओके, हालांकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत है एक प्रकार से, वह सिद्ध हो चुका है, लेकिन जो अब क्या सिद्ध हो चुका है, मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं अब आकाश में बहुत सारी खगोलीय पिंडों का जब अध्ययन करते हैं हम, तो उसमें कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, परिकल्पना, उत्परिकल्पना, या फिर आप बोल सकते हैं संकल्पना। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो मनोवृत्ति का नियम इसको आप बोलेंगे। नियम एक प्रकार से नियम हो सकता है इसको लाइब्रेरी में परीक्षण ना किया गया हो इसका, तो यही होता है नियम आपका। अब नियम सिद्धांत लगभग एक ही समान होते हैं, कहीं ना कहीं पे इस पर टेस्टिंग होती है, लेकिन उतने ढंग से नहीं होती जितने सिद्धांत में होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक जो है जनरल नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए। मनोवृत्ति का नियम देखते हैं। मनोवृत्ति के नियम का अभिप्राय यह होता है कि व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए तैयार है वह उस कार्य को सीख लेता है। यदि वह मानसिक रूप से इस कार्य करने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को करने में असफलता उसको सिद्ध होती है, असफल रह जाता है, कर नहीं पाता कार्य। मतलब इसका यह है कि आप पहले से आपकी कि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि हाँ बीए की परीक्षा क्रैक कर देंगे, बीए की परीक्षा को हम निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेंगे। आपकी अगर मनोदशाएं ठीक ठाक है, निकाल लेंगे। आपको वही मनोबल आपका डाउन हो गया
यार बीए हमसे नहीं निकलेगा, या बड़ी परीक्षाएं कोई होगा यूपीएससी या फिर आईएएस मुझसे नहीं निकलेगा, आपने जैसे सोचा ना उसी समय जो होगा आपका जो है क्लियर रिजल्ट नहीं होगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे मानसिक दबाव आपके बन जाएगा, मानसिक दबाव के तदुपरांत आपका शारीरिक जो मतलब शारीरिक जो एक प्रकार से क्रियाकलाप होंगे, वह शारीरिक क्रियाकलापों को कंट्रोल करेगा कौन, मानसिक क्रियाकलाप करेंगे। और इसी हिसाब से आपका मानसिक क्रियाकलाप जो है वो निगेटिव हो गया है, तो आप जो है कैसे आपका शारीरिक क्रियाकलाप कैसे आपका पॉजिटिव होगा, नहीं होगा ना। तो ये समझिए। आगे देखते हैं। तो एक प्रकार से मनोवृत्ति का नियम यहाँ बताएगा कि जब भी आपका मन जो होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रबल इच्छा रखता है तो आप वह कर लेते हैं। अगर उसकी प्रबल इच्छा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, सीधा सा। आगे समझो आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है इसको समझो। आंशिक क्रिया का तात्पर्य किसी संपादित किए जाने वाले कार्य को टुकड़ों में बांटना होता है। जैसे यदि कोई छात्र किसी पाठ को याद करना चाहता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पाठ को बांट दिया जाता है। उसके बाद में बांटने के बाद में उस बच्चे को कहा जाता है कि हाँ इतना आज पढ़ लो एक स्टेंजा, यहाँ के बाद में कल दूसरा स्टेंजा सुनाना। ओके, इससे कार्य क्या होता है, सरल हो जाता है और सुविधाजनक हो जाता है। बच्चा जैसे मान लेते पहले आपने पहाड़ा वगैरह सुनाने मतलब बच्चे को, तो पहले बच्चे 2 से 5 तक देते थे, 2 से 5 के बाद में फिर 5 से 10 तक देने लगे, फिर उसके बाद में फिर 5 से 10 के बाद में आपने जो है फिर प्रारंभ किया 5 से 15, उसके अंदर 5 से 20। जब सभी लोग याद हो गए तो उसके अंदर सीधे सीधे दे दिया कि हाँ आप जो है लेकर के 2 से लेकर के क्या कर देंगे, सीधे 20 तक पहाड़ा आप याद करके सुना दो। ओके, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे टुकड़ों में बांट करके, तो टुकड़ों में नहीं पलना है, तो टुकड़ों में क्या होना है, टुकड़ों में यहीं पर आपको बांट देना है पाठ को। उसके बाद में बच्चों को सिखाएंगे, जल्दी सीख जाएगा। तो आंशिक क्रिया के तहत क्या होता है, जल्दी बच्चों को या फिर किसी व्यक्ति को जल्दी सिखाना है तो छोटे छोटे पार्ट में उसको क्या कर दो, कैटेगराइज कर दो। ऐसे आप देखते होंगे अब देश को चलाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन देश को चलाने के लिए बहुत सारे राज्य में बंटवारा कर दिए गए, राज्यों में बहुत सारी चीज़ें हो गई, कटे तमाम सारे सेक्टर हैं। अब केंद्र का भी अलग वित्त मंत्रालय है, रक्षा क्षेत्र अलग है, जो है खाद्य कृषि मंत्रालय अलग है, तमाम प्रकार की चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में उसका बंटवारा कर दिया था, कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है। जैसे मैं ही वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर प्लेलिस्ट सेंड कर देता हूँ, तो एक कैटेगरी बन गई है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। आप आसानी से उसको देख सकते हैं कि ये वीडियो सीएम सर की यहाँ पर मिलेगी। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आंशिक क्रिया का नियम की थोड़े थोड़े पार्टों में कर करके सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो सारी बातें आपके समझ में आ जाती हैं। आगे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे सीखने में यह नियम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा समझते हैं। अगला मुद्दा है आपका मेरे प्यारे दोस्त अगला है क्या, एक मिनट रुकिएगा। आंशिक क्रिया का नियम हो गया। आत्मसात या सादृशीकरण का नियम समझिए। आत्मसात या क्या, सादृशीकरण का नियम। इस नियम का तात्पर्य होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान प्राप्त कर उसे पूर्ण रूपेण समझ मतलब आत्मसात कर लेना। मतलब जैसे मान लेते कोई चीज़ आपको पहले से पता है लेकिन वो उतनी बातें नहीं पता जितनी बातें एग्जैक्ट होती हैं। तो आप कोई बातें आपको फिर से पढ़ें तो उसमें वो चीज़ें इंक्लूड कर लें, जोड़ लें या आत्मसात कर लें। कोई व्यक्ति कोई बता रहा तो उसको अपना लें, ग्रहण कर लें। ओके, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान प्राप्त कर उसे पूर्ण रूपेण समझ लें, आत्मसात कर लें। इसी नियम का अनुसरण कर शिक्षक छात्र को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देता है। अर्थात शिक्षक जो होता है पहले ही पढ़ा होता है लेकिन वह बुक पढ़ता है दोबारा कि नया सिलेबस में क्या चेंज हुआ, उसके बाद में पढ़ लेता है, उसके बाद में जो है बच्चे को पढ़ाता है तो नवीन ज्ञान देता है। यह नियम क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और से मतलब शिक्षण रूप से क्या होता है, हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। तो शिक्षण रूप से हमारा ध्यान मतलब कि शिक्षा की दृष्टि में इस नियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है आत्मसात या सादृशीकरण के नियम के अनुसार। ओके, ध्यान रखेंगे। जब उस टीचर ने पढ़ा होगा, मान लेते हैं आज जो टीचर आपको पढ़ा रहा है जब उसने पढ़ा होगा तो जो सिलेबस आज का है आपका वह सिलेबस ना रहा हो, या फिर वह चैप्टर जो आपने आप पढ़ रहे हैं वो चैप्टर मैं जब ये कर रहा होता हूँ तब ना रहा हो। इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इसमें आत्मसात या सादृशीकरण के नियम के तहत है। आगे देखो, अगला है सहचर्य परिवर्तन का नियम। इन सभी नियमों को आपको समझना होगा। मैं सारे नियमों को इसीलिए विस्तार समझा रहा हूँ, दो उदाहरण दे रहा हूँ। ओके, समझिए सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार पूर्व में संपादित की गई क्रिया को परिवर्तित परिस्थिति में भी प्रकार मतलब उसी प्रकार संपादित करना। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के रूप में समझिए कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। यदि कुयोग से मतलब कि गलत कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे क्या हो जाए, परिस्थिति अनुकूल ना रह जाए, बच्चे का देहांत हो जाए, बच्चा ख़त्म हो जाए, उसके बाद में जो उसकी माँ हो उनके खिलौने के प्रति, उसके कपड़ों के प्रति या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हों उसके प्रति उस तरह ही व्यवहार करे जैसे कि अपने बच्चे के प्रति व्यवहार करती थी। उसी कहते हैं हम साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य का मतलब होता है जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और कपल में रह रहे हैं आराम से, हो सकता है आपका पैचअप है, मामला सही तरीके से चल रहा है,
बीच में खुदा ना खास्ता ब्रेकअप हो जाए, ब्रेकअप होने के तदुपरांत तो होगा क्या, आप उनकी दी गई वस्तुओं को जो आदान प्रदान की गई हैं आप दोनों के द्वारा, आदान प्रदान के उपरांत जो वस्तुएं होती हैं, हालांकि संयोगावस्था में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती वहीं वियोगावस्था में बुरी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार हम समझेंगे तो यहाँ पर क्या हो, अगर आप ऐसा करें, जो वस्तुएं मान लेते हैं आपने टेडी उसको दिया, अभी फरवरी का महीना चल रहा था, तो टेडी जो उसकी आपने दिया, मान लिया अभी ब्रेकअप हो गया और टेडी उसकी आपके पास पड़ी हुई है, अब उसी टेडी से उतना प्यार करते जितना आप उससे कर रहे थे, तो अब ये नियम क्या हो जाएगा आपका, वो टेडी से आपके प्रति जो नियम हो गया या प्रेम हो गया, वह उसी के जितना आपने जो है सजीव वस्तु के प्रति, मतलब जो प्राणी था उससे प्यार कर रहे थे, उससे कर रहे थे, उतना उस टेडी से कर रहे हैं। तो यही होता है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम, या फिर एक माता का पुत्र जब उसका ख़त्म हो जाता है उसके बाद में उससे खिलौने से, उसके तमाम सारे वस्तुओं से प्रेम करती है, उसी हिसाब से गले लगाती है। यह नियम जो होता है यही होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इतनी बात समझ में आई? तो यह होता है आपका एक प्रकार से, यह भी आपको सीखने में मदद करता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो सीखने के नियम को आपने समझा, उसमें आपने सीखने के जो है दो नियम हमने बताया थॉर्नडाइक के अनुसार, सीखने का मुख्य नियम और सीखने का गौड़ नियम। सीखने के मुख्य नियम में हमने आपको बताया अभ्यास का नियम, उसमें भी हमने दो बताया, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उसके अंदर हमने बताया प्रभाव का नियम मुख्य नियम के अंतर्गत, और तीसरा हमने बताया तत्परता का नियम। ओके, सारी बातें समझ में आई। सीखने के गौड़ नियम में हमने आपको बताया बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, दूसरा बताया, तीसरा बताया आंशिक क्रिया का नियम, चौथा बताया आपको हमने आत्मसात या सादृश्यीकरण का नियम, और हमने अगला बताया आपको पांचवा साहचर्य परिवर्तन का नियम। और ध्यान रखेंगे यहीं पर एक नियम और होता है शिक्षा वाला, यानी सीखने के नियम एवं शिक्षा। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा ये वैसे इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन इसको आपसे पूछा नहीं गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कभी तो आप इसको ऐसे देख लेंगे, वैसे पूछेगा नहीं, आपको वैसे इसमें लिखना पड़ेगा। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट शिक्षा साथ ही पढ़ें तो शिक्षा साथ में आपको अगर जाहिर कर देगा कि शिक्षा संबंधी विचार अगर आपसे पूछ ही ले रहा है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, या फिर नहीं पूछ रहा तब भी आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो अब सीखने के नियम में बता सकते हैं कि सीखने के नियमों का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। अभ्यास का नियम कुशाग्र एवं मंद बुद्धि सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। अंग्रेजी में स्पेलिंग, गणित के सूत्र, ये तमाम सारी चीज़ें, या फिर आप कोई नकल वगैरह लिखना हो, इमला लिखना हुआ, सुलेख लिखना हुआ, तो एक प्रकार से सारी चीज़ों को लिखने के लिए क्या होता है, आपको अभ्यास करना पड़ता है और इसके तदुपरांत ही आप कर पाते। तो हम बार बार यही चीज़ें आपको बता रहे थे, मतलब जब उदाहरण दे रहे थे तो बार बार मैं शिक्षा के प्रति ही उदाहरण दे रहा था। कहीं ना कहीं पे आप शिक्षा शास्त्र ही पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे इसका आपको महत्वपूर्ण योगदान इसमें होना चाहिए, इसीलिए हमने इन सभी मुद्दों को बताया। तो आप मतलब एक हेडिंग डाल देंगे लास्ट में, सीखने के नियम एवं शिक्षा, उसमें आप बता देंगे कि शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीखने की। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में सीखता है और इस प्रकार से अपने जो है जीवन को सफल एवं क्या बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। इतनी बात समझ में आई? तो हमने मुख्य रूप से सारी बातों को समझ लिया। हमने गेट्स के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, स्किनर के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, मार्गन और गिलीलैंड के अनुसार, इन सभी विद्वानों के अनुसार, साथ ही साथ हमने योकम और सिम्पसन महोदय के अनुसार परिभाषा को और उसके बाद में उनकी द्वारा दी गई 11 प्रकार की विशेषताओं को समझ लिया। अब मुझे नहीं लगता अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको छोड़ करके आएंगे। हालांकि और भी यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य है कि अगला जो वीडियो होगा वह सीखने के नियम नहीं, आपने इस वीडियो में सीखने के नियम को समझा, लेकिन अब अगले वीडियो में आप समझेंगे जैसे कि सीखने के बहुत सारे जो है क्या है सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को आप समझेंगे। तो वो सारे सिद्धांत जैसे कि उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, मतलब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो गया, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हो गया, उसके बाद में आप जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो गया, उसके बाद में क्रिया प्रसूत का सिद्धांत हो गया। 4 प्रकार के या 5 सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको पढ़ना होगा। इन सभी सिद्धांतों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलें, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। दुनिया का नहीं, पूरे भारत का कोई ऐसा बच्चा ना हो जो बीए कर रहा हो शिक्षा शास्त्र की, या वीडियो उसके तक ना पहुँचे। आप लोग पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए। और चलें, क्योंकि हाथ खाली ही क्यों ना पर उठाए तो रहिए, पैर दलदल में ही क्यों ना हो पर जमाए तो रहिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी रुकता नहीं है, या बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखें या फिर नीचे से हाथ लगाए रखें। ओके, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।